विद्यार्थियों, हम हिंदी उपन्यास के उद्भव और विकास की यात्रा के बारे में चर्चा कर रहे हैं और इस विकास यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हम प्रेमचंद युगीन उपन्यासों की आज चर्चा करेंगे। हमने प्रेमचंद पूर्व के उपन्यासों की चर्चा पिछले व्याख्यान में कर ली थी और हमने ये भी बताया था कि प्रेमचंद उपन्यास की इस विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण रचनाकार के रूप में हमारे सामने आते हैं। इसलिए आज हम उन मुंशी प्रेमचंद जी के युग में ही किस तरह के उपन्यास लिखे गए और ऐसा क्या विशेष परिवर्तन प्रेमचंद जी ने उपन्यासों में स्थापित किया, इस क्या मानक प्रेमचंद जी ने उपन्यास के लिए स्थापित किए और किस तरह के उपन्यास उस युग में लिखे गए, किन विशेषताओं के आधार पर हम पिछले युगों को इस उपन्यास युग से भिन्न कर सकते हैं, इस प्रकार की चर्चा आज हम इस व्याख्यान में करेंगे। तो जहाँ तक प्रेमचंद युग का प्रश्न है, यह सन 1918 से सेवा सदन उपन्यास के प्रकाशन से प्रारंभ होता है और 1936 में जब प्रेमचंद जी की मृत्यु हुई तब तक हम प्रेमचंद युग को मान सकते हैं। इन 18-19 वर्षों को हम प्रेमचंद युग के नाम से जानते हैं। और जहाँ तक इस युग की पृष्ठभूमि का प्रश्न है, इस युग में राजनीति में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का पदार्पण हो चुका था। उनके विचार, चाहे वो राजनीति से संबंधित हों, सामाजिक विचार हों, आर्थिक विचार हों, शिक्षा के प्रति विचार हों, धर्म के प्रति विचार हों, महिलाओं के प्रति विचार हों या दलितों के प्रति विचार हों, सभी पर महात्मा गांधी ने अपने विचार प्रकट किए और उन विचारों से देश आंदोलित भी हुआ। पूरा देश उन विचारों से प्रभावित हुआ था। तो इन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और दलितों के प्रति, शोषितों के प्रति, स्त्रियों के प्रति जो महात्मा गांधी के विचार थे, उन विचारों का प्रभाव अवश्य ही रचनाकारों पर भी पड़ा ही था और रचनाकार भी यथार्थ की भूमि पर खड़े होकर अब चीज़ों को देखते परखते थे और उसी आधार पर निर्णय करके, उसी आधार पर विश्लेषण करके अपनी रचनाओं में उन सभी तथ्यों को उकेरते थे। महात्मा गांधी जी ने सत्य, अहिंसा, सदाचार, स्त्रियों की दशा को लेकर, राष्ट्र प्रेम को लेकर, सत्याग्रह को लेकर, इसके अतिरिक्त दलितों के प्रति, शोषितों के प्रति, भाषा को लेकर या फिर धर्म को लेकर जो विचार प्रकट किए थे, संस्कृति को लेकर जो विचार प्रकट किए थे, उन सभी विचारों का यह भी प्रभाव हुआ कि गुलामी से पीड़ित, इसके अतिरिक्त अपनी संस्कृति की दुष्प्रवृत्तियों, अपने धर्म के आडंबरों से पीड़ित जनता, जिसमें एक हीन भावना उत्पन्न हो गई थी, उस हीन भावना से जनता को कहीं न कहीं इस युग में छुटकारा मिला और उनमें भी आत्मगौरव की भावना जागी। और गांधी जी ने जिस तरह से देश का राष्ट्र को स्वतंत्र कराने में और राष्ट्र की उन्नति में, समाज उद्धार करने में नेतृत्व किया, वह उस समय के सभी लोगों पर अपना महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ रहा था। क्योंकि मुंशी प्रेमचंद एक समाज सजग साहित्यकार थे। उनका स्वयं का मानना था कि साहित्यकार को समाज का दर्पण ही नहीं अपितु दीपक भी होना चाहिए, अर्थात साहित्य को समाज का नेतृत्व करना चाहिए और उसे मार्ग दिखाना चाहिए ताकि समाज निरंतर उन्नति कर सके। वे स्वयं यह भी कहते थे कि जिनको समाज से कोई सरोकार नहीं है, वे ही तलस्मी और अय्यारी, इस तरह के जासूसी तरह के उपन्यास लिखते हैं। बल्कि वास्तव में साहित्यकार वो है जो समाज को अपने साहित्य के माध्यम से कुछ दे सके, उसकी उन्नति में कुछ योगदान दे सके। अतः हम प्रेमचंद जी की रचनाओं में भी इन सभी विशेषताओं को देखते हैं
उनकी रचनाओं में राष्ट्र प्रेम भी हमें मिलता है। यदि हम रंगभूमि उपन्यास और कर्मभूमि उपन्यास को पढ़ें तो स्वाधीनता आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन की चेतना हमें उन उपन्यासों में दिखाई देती है। यदि हम शोषितों और पीड़ितों के प्रति जो भी अत्याचार उस समय, चाहे वह महाजन हो या फिर इसके अतिरिक्त पुलिस हो, सरकार हो, उनके द्वारा किए जाते थे, उन सभी का चित्रण हम प्रेमचंद के लगभग अधिकतर उपन्यासों में देखते हैं। स्त्रियों की दशा से संबंधित स्त्रियों की दशा का चित्रण उन्होंने निर्मला और सेवा सदन जैसे उपन्यासों में बड़ी ही गंभीरता और गहनता से किया है। इसके अतिरिक्त दलितों के प्रति जो अत्याचार और पीड़न समाज के अन्य वर्गों के द्वारा किया जाता था, उस सब का चित्रण भी हम प्रेमचंद जी के उपन्यासों में देखते हैं। चाहे वह गांव हो या शहर हो, सभी की जो समस्याएं थी तत्कालीन समाज की, गांव या शहर की सभी की समस्याओं को प्रेमचंद जी ने अपने उपन्यासों में उकेरा है। कृषक की व्यथा का महाकाव्य गोदान हम सब जानते ही हैं कि उसे कृषक जीवन का महाकाव्य भी कहा जाता है। अतः हम ये विशेषता प्रेमचंद जी के उपन्यासों में देखते हैं कि मानव जीवन का कोई भी पक्ष ऐसा नहीं है जिसका चित्रण प्रेमचंद जी ने न किया हो। और यह चित्रण प्रेमचंद जी के जीवनानुभवों से उत्पन्न हुआ चित्रण है। इसमें उनके जीवनानुभव, उनकी सादगी, उनकी गहन संवेदना आदि इस प्रकार के उपन्यास लिखने में उनकी सहायक रही हैं। यदि हम प्रेमचंद जी के जीवन के बारे में, उनकी दो प्रामाणिक जीवनियों जो कि उनके पुत्र अमृत राय और उनकी पत्नी शिवरानी देवी द्वारा लिखी गई थी, तो उन जीवनियों से भी हम यह पाएंगे कि प्रेमचंद जी जैसा जीवन जीते थे वैसा ही साहित्य में भी लिखते थे। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर हमें दिखाई नहीं देता। और बहुत कम साहित्यकार इस प्रकार के हमें मिलेंगे जिनकी कथनी और करनी एकदम समान है और इस धरातल पर जैसा वो जीते थे वैसा ही अपने साहित्य में भी लिखते थे। उनके उपन्यासों में मध्यम वर्गीय जीवन का संकट, शहरी जीवन, ये सभी का चित्रांकन हुआ है। अर्थात समाज का कोई भी पक्ष उनके उपन्यासों से अछूता नहीं रहा है। मुझे एक उदाहरण प्रेमचंद जी के उपन्यासों से याद आता है कि हम आज के दिन जनसंख्या वृद्धि की समस्या का बार बार जिक्र करते हैं और इसे एक ज्वलंत समस्या के रूप में देखते हैं, लेकिन उस समय भी प्रेमचंद जी ने इस समस्या को अपने उपन्यास में स्थान दिया है। यदि हम रंगभूमि उपन्यास की बात करें तो उस रंगभूमि उपन्यास में हम इस समस्या के बारे में प्रेमचंद जी के विचार जान सकते हैं। प्रेमचंद जी ने अपने उपन्यास लिखने के क्रम के साथ साथ अपनी शैली और अपने उपन्यास के कथ्य को भी निरंतर विकसित किया। उन्होंने, जैसे हमने कहानियों पर चर्चा करते हुए बात की थी कि प्रारंभ में आदर्शोन्मुख यथार्थवाद पर आधारित उपन्यास लिखे, लेकिन बाद में उन्होंने भी क्रूर यथार्थवाद पर आधारित उपन्यास की रचना की, जिसे हम गोदान के रूप में पूरा हुआ देखते हैं। प्रेमचंद जी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जन चेतना और जन पक्षधरता का जितना अधिक पैरोकार हमें दूसरा कोई उपन्यासकार नहीं दिखाई देता। अर्थात जन पक्षधरता और जन चेतना के जितने बड़े उपन्यासकार प्रेमचंद जी हैं, उतना बड़ा उपन्यासकार पूरे उपन्यास साहित्य में हमें दिखाई नहीं देता है। यह स्वाभाविक है कि प्रेमचंद की इस रचना धर्मिता से प्रभावित होकर अन्य उपन्यासकारों ने भी इस तरह के उपन्यास रचने में और उपन्यास साहित्य को समृद्ध बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। ऐसे उपन्यासकारों में कहानी की चर्चा करते हुए हमने दो कहानीकारों की चर्चा की थी। उनमें विश्वंभरनाथ कौशिक और भगवती प्रसाद वाजपेयी सम्मिलित थे। तो उपन्यास में भी प्रेमचंद की तरह के उपन्यास लिखने वालों में ये दोनों ही उपन्यासकार विश्वंभरनाथ कौशिक और भगवती प्रसाद वाजपेयी सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त शिव पूजन सहाय इस समय के उल्लेखनीय उपन्यासकारों में सम्मिलित हैं।
इसके अतिरिक्त चंडी प्रसाद हृदयेश, राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह तथा इसके अतिरिक्त सियाराम शरण गुप्त आदि का नाम इस समय के उल्लेखनीय उपन्यासकारों में लिया जा सकता है। इन रचनाकारों के उपन्यासों में भी प्रेमचंद जी की ही तरह सद्वृत्तियों की संपुष्टि, इसके अतिरिक्त गांधीवादी विचारधारा, शोषण के विरुद्ध, अन्याय के विरुद्ध प्रतिकार इत्यादि सभी, मध्यम वर्ग का चित्रण इत्यादि सभी विशेषताएं हम पाते हैं। इसी युग में जयशंकर प्रसाद, जो कि महाकवि माने जाते हैं, उन्होंने उपन्यासों की रचना भी की और यह सिद्ध कर दिया कि वे केवल इतिहास में रमे रहने वाले ही रचनाकार नहीं हैं, अपितु अपने युग के यथार्थ का बोध भी उनको, अपने युग के यथार्थ की समझ भी उनको बहुत अच्छी तरह से है। उन्होंने कंकाल, तितली और इरावती 3 उपन्यास लिखे। कंकाल में उन्होंने उस समय के समाज का यथार्थ बोध प्रस्तुत करके यह सिद्ध कर दिया कि वे भी सामाजिक उपन्यास लिख सकते हैं। इसी समय निराला जी ने भी अप्सरा, प्रभावती, निरुपमा, चोटी की पकड़, बिल्लेसुर बकरिया तथा कुल्ली भाट आदि उपन्यासों की रचना की। उनके इनमें से 2 प्रमुख उपन्यास बिल्लेसुर बकरिया और कुल्ली भाट रहे हैं, जिनमें उन्होंने शोषण के प्रति आवाज़ उठाई है। भले ही ये उपन्यास संस्मरणात्मक उपन्यास हों, लेकिन इन उपन्यासों में हास्य और व्यंग्य के द्वारा बहुत ही यथार्थ चित्रण समाज का प्रस्तुत किया गया है और इससे हमें निराला की सामाजिक चेतना का भी पता लगता है। इसके अतिरिक्त भगवती चरण वर्मा, चतुरसेन शास्त्री, वृंदावन लाल वर्मा, जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी इत्यादि ने भी प्रेमचंद जी के युग में ही उपन्यास लिखना प्रारंभ किया था। लेकिन यहाँ प्रेमचंद युग में हम इन उपन्यासकारों के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, अपितु इन सभी उपन्यासकारों की कला का पूरा विकास हमें प्रेमचंद जी के युग के बाद प्रेमचंदोत्तर युग में ही देखने को मिलता है। हम इन उपन्यासकारों के बारे में प्रेमचंदोत्तर युग के व्याख्यान में चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थियों, प्रेमचंद युग के उपन्यासों की विशेषताओं में यदि हम उनकी शैली की बात करें तो उनकी शैली में उपन्यासों को लिखने के लिए उन्होंने विवरणात्मक, वर्णनात्मक, चित्रात्मक, चरित्र चित्रण सभी प्रकार की शैलियों को अपनाया है। उनकी भाषा आम व्यक्ति की भाषा के नज़दीक की भाषा रही है, मुहावरे, लोकोक्तियों से परिपूर्ण भाषा रही है। उर्दू, संस्कृत आदि सभी प्रकार के शब्दावली का उन्होंने चरित्र के अनुसार, पात्रों के अनुसार तथा स्थितियों के अनुसार प्रयोग किया है, कथ्य के अनुसार प्रयोग किया है। और कुल मिलाकर यदि कहें तो उनकी उपन्यास शैली इतनी रोचक बन पड़ी है कि पाठक उस उपन्यास को पढ़कर एक सामाजिक चेतना का अनुभव करने के साथ साथ एक रोचकता का भी अनुभव करता है। तो विद्यार्थियों, आज हमने उपन्यास के प्रेमचंद युग के बारे में चर्चा की। आशा है आपको ये प्रेमचंद युग के उपन्यासों की विशेषताओं के बारे में जानकारी हो गई होगी। धन्यवाद।